हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू जौहरी पाठशाला। अभी जी मेन की डेट अनाउंस हो चुकी हुई है। अब हमारे पास जो वक्त है, ये टाइम है, वो अपनी प्रिपरेशन को धार लगाने के लिए, मतलब उसको वेल पॉलिश करने के लिए है। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हम न्यूमेरिकल को काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करें और कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करें। उसी सीरीज़ में मैं लेके आया हूँ मैथमेटिक्स और फिजिक्स के। अगर आप मेरे पुराने वीडियो देखेंगे जो मैं इस सीरीज़ में डाल रहा हूँ, तो you will get complete review of Z main physics and mathematics for 2022 each and every attempt। तो चलिए शुरू करते हैं, but don't forget to like, share and subscribe and please don't forget to press the bell icon। चलिए शुरू करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1। ये सारे न्यूमेरिकल मैं कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे आपको समझाऊंगा, ये काफी हेल्प करेंगे आपकी। तो इफ यू रीड द न्यूमेरिकल ए स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ पावर 5D, हमें एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस दिया हुआ है, उसकी पावर भी हमें गिवन है। तो मैं एक सरफेस बना लेता हूं, ये है मेरा कॉन्वेक्स सरफेस। ये मैंने सरफेस को ड्रॉ कर लिया। इसकी पावर मुझे दी हुई है 5D, तो पावर से मैं फोकल लेंथ को कैलकुलेट कर सकता हूं, विच शुड बी इक्वल टू 100/P। ये सेंटीमीटर में आएगी। जैसे ही मैं ऐसे करूंगा मुझे फोकल लेंथ मिल जाएगी 20 सेंटीमीटर। सिंस इट इज अ कॉन्वेक्स सरफेस, तो इसकी फोकल लेंथ मैं पॉजिटिव रखूंगा। अब क्या बोल रहा है वो, सेपरेट्स द ऑब्जेक्ट एंड इमेज स्पेस। न्यूमेरिकल में स्टूडेंट्स ये याद रखिए, इसकी लैंग्वेज को क्रैक करना ही इंपॉर्टेंट है, वहीं आपका आंसर छुपा रहता है। सेपरेट्स ऑब्जेक्ट एंड इमेज स्पेस को सेपरेट कर रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का दिया हुआ है। मतलब ऑब्जेक्ट इस साइड में है यहां कहीं, और इमेज इस साइड में है, और दोनों साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है। मींस दोनों साइड का जो मीडियम है वो डिफरेंट है। इस साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया हुआ है μ1 विच इज 1, और इस साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे दिया हुआ है 4/3। तो एक कॉन्वेक्स सरफेस है जो ऑब्जेक्ट और इमेज के मीडियम को सेपरेट करती है। मुझे कॉन्वेक्स सरफेस का पावर गिवन है, और दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी मुझे उसने गिवन किया हुआ है। अब वो मुझसे पूछ रहा है इस कॉन्वेक्स सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको फाइंड करनी है। हमने जैसे ही ये छोटा सा न्यूमेरिकल का जो राइटिंग पार्ट था, जैसे ही हमने क्रैक करके डायग्रामेट्रिकली इसको रिप्रेजेंट किया, इसके बाद अब हमारे पास ये डायरेक्ट फॉर्मूला वाला न्यूमेरिकल बन जाता है। वी ऑल नोज दैट कि कॉन्वेक्स कोई भी सिंगल सरफेस हो, कॉन्वेक्स या कॉनकेव, उसका फॉर्मूला मुझे पता है। और वो रिलेशन क्या होता है, μ2/v माइनस μ1/u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r। इस समय आप फॉर्मूलों की लिस्ट को रोज रिवाइज कीजिए, क्योंकि फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आपकी टिप पर होने चाहिए। तो मुझे यहां पर ये फॉर्मूला तो यूज करना है, ये मैं समझ गया हूं, बट मेरी सेकंड डिफिकल्टी शुरू होती है कि v और u तो मुझे गिवन नहीं है। तो ऐसे न्यूमेरिकल जब आपको दिए जाते हैं, तो वो थोड़ी सी आपकी सेंस ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन को टेस्ट करते हैं, जो हमने बेसिक फंडामेंटल्स में पढ़ते थे। जब हम बेसिक फंडामेंटल्स पढ़ते थे तो हमने देखा था लाइट में किसी भी सरफेस की, कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, उसकी अगर फोकल लेंथ मुझे फाइंड करनी है तो मैं क्या करता था, इनफाइनाइट से रे लेके आता था। एक्सपेरिमेंट हम स्कूल में सभी ये करते हैं ना, स्कूल्स में और अपने बुक्स में भी गिवन है हमें कि आप इनफाइनाइट से रे लेके आइए, जहां वो फोकस हो जाएंगी, जहां वो कन्वर्ज हो या डाइवर्ज, एपियर्स टू डाइवर्ज होकर मीट कर जाएगी, वो उसकी फोकल लेंथ हो जाएगी। तो यहां पर थोड़ा सा कॉमन सेंस हमें यूज करना है, और वो कॉमन सेंस सिर्फ इतना है कि हम देखते हैं कि चलो हमने इनफाइनाइट से रे ले लिया, तो u तो हो गया माइनस इंफिनिटी, यही है इसका कैचिंग पॉइंट। तो इमेज कहां बनेगी, फोकस पे। फोकस कितना है, 20 सेंटीमीटर। यही इसका कैचिंग पॉइंट था, u और v की वैल्यू, जिसमें सबसे पहले आपको यह सोचना था कि अगर मुझे फोकल लेंथ या रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट करना है तो लेट इट कीप द ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, और फिर उसको लेके आएंगे तो हमें इमेज डिस्टेंस डायरेक्टली मिल जाता है। अब मुझे सिर्फ इसको फॉर्मूला में पुट करना है, μ2 यानी 4/3 डिवाइडेड बाय v यानी 20
माइनस μ1 यानी 1, ये इनफाइनाइट है, इक्वल टू 4/3 माइनस 1/r। तो जैसे ही मैं यहाँ देखूंगा तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, 1/5 15, ये पार्ट 0 हो गया, 1/∞ वाला पार्ट 0 हो गया, ये कितना आ जाएगा 1/3r। तो मुझे r कितना मिलेगा 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो इस न्यूमेरिकल से हमने क्या सीखा कि कई बार न्यूमेरिकल में जो वेरिएबल नहीं दिए जाते हैं, ऐसे एक्सपेरिमेंटल न्यूमेरिकल में, तो उसमें से वेरिएबल हम कैसे सपोज करके उस न्यूमेरिकल को आगे फिनिश करें। ठीक है जी, चलिए चलते हैं सेकंड न्यूमेरिकल्स पर। बहुत ज़रूरी है कि आप जब फिजिक्स पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो लेंदी नहीं होते हैं, बट दे डिपेंड ऑन योर फंडामेंटल, आपका कितना स्ट्रांग है। और फॉर्मूले तो हमेशा आपको यूज करने ही पड़ेंगे, तो फॉर्मूलों का रिवीजन अच्छे से रखिए। और फंडामेंटल पे डिफरेंस आना बहुत ज़रूरी है। कई स्टूडेंट जो हाई रैंक लेके आते हैं वो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग प्रिपेयर करते हैं अपने आप को। तो ये मैंने लगाया अपना सेकंड न्यूमेरिकल। ये लग गया अपना सेकंड न्यूमेरिकल। तो फंडामेंटल पे बहुत इंपॉर्टेंटली आप वर्क करें। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो एनसीईआरटी में दिए जाते हैं उसको फॉरगेट मत करें, उसको एक एक साइड में कॉपी पे लिख के चलें। और ये वही टाइम है जब आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी, फंडामेंटली फॉर्मूले सारे टिप पर होने चाहिए। चलिए सेकंड न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। यंग्स डबल स्लिट का न्यूमेरिकल है ये। हम सभी जानते हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उसमें दिया हुआ है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, लाइट ऑफ वेवलेंथ दी हुई है लैम्डा, पासेस थ्रू डबल स्लिट एंड फॉर्म्स इंटरफ्रेंजेस ऑन ए स्क्रीन विच इज 1.2 मीटर अवे। अब स्क्रीन का डिस्टेंस मुझे पता है, मैं कैपिटल डी से शो करता हूं, मुझे 1.2 मीटर गिवन कर दिया है उसने स्क्रीन का डिस्टेंस, विच इज शोन बाय कैपिटल डी। इफ द डिफरेंस बिटवीन थर्ड ऑर्डर मैक्सिमम एंड थर्ड ऑर्डर मिनिमम मुझे गिवन है, थर्ड ऑर्डर मैक्सिमम एंड मिनिमम मुझे गिवन है। जब मैं मैक्सिमम के लिए निकालता हूं, मतलब ब्राइट स्पॉट के लिए, तो मेरा फॉर्मूला हो जाता है ये। और जब मैं मिनिमम के लिए कैलकुलेट करता हूं तो मेरा फॉर्मूला हो जाता है n-12 इंटू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये इन दो फॉर्मूलों पे डायरेक्टली बेस्ड है वेव ऑप्टिक्स का न्यूमेरिकल। ठीक है जी। यहां पर हो सकता है आप लैंग्वेज की जो न्यूमेरिकल की लैंग्वेज है वो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करे, बट स्टूडेंट आप इसको जब रीड करेंगे इजीली, विच इज एन आर्ट टू रीड द न्यूमेरिकल प्रॉपरली। तो आपको थर्ड ऑर्डर मैक्सिमम निकालना है, तो थर्ड ऑर्डर मैक्सिमम क्या आएगा, एन की जगह 3 रख दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 3 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। और यहां पर एन की जगह 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 6 - 1 5 लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। इन दोनों में मुझे डिफरेंस दिया हुआ है, तो मैंने 3 लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी माइनस 5 लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी इक्वल टू 0.18 सेंटीमीटर रख लिया। दैट इज द एंड ऑफ न्यूमेरिकल। इसके बाद मुझे डी पता है, ये पता है, डी पता है, ये पता है। अब मुझे क्या मिल जाएगा, यहां से वेवलेंथ मुझे इजीली मिल जाएगी। अब मुझे बस इसको यहां से कैलकुलेट करना है, विच विल बी इक्वल टू 2 लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी इक्वल टू 0.18 सेंटीमीटर। तो यहां से जैसे ही आप सबकी वैल्यू पुटअप करेंगे तो आपको सेकेंड आंसर भी इजीली मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप न्यूमेरिकल को काफी अच्छे से रीड करें और वो न्यूमेरिकल में आपसे क्या कैलकुलेट करवाना चाह रहा है या गिवन डेटा में उसने क्या गिवन दिया हुआ है उसको मैथमेटिकली कन्वर्ट करें। इसलिए घर पे ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करें और उसके जो लैंग्वेज है फिर आप उससे काफी कंफर्टेबल हो जाते हैं। फंडामेंटल्स को रोज रिवाइज करना जरूरी है। उसी के लिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि आप न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करें, जिससे कि जितने डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर, जो आ गया हमारा ये हमने लगा लिया न्यूमेरिकल।
ठीक है जी, इसको यहाँ फिट कर देते हैं, इसको यहाँ फिट कर देते हैं। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3, न्यूमेरिकल नंबर 3। ए 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन बीम इज यूज्ड टू बम्बार्ड गैसियस हाइड्रोजन एट ग्राउंड स्टेट। ये एटम का चैप्टर का क्वेश्चन है। मुझे उसने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या दिया जाता है, एनर्जी। तो मुझे एनर्जी दी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और इस एनर्जी से उसने, इस एनर्जी बीम से, जो इलेक्ट्रॉन की बीम है, उसने गैसियस हाइड्रोजन को बम्बार्ड किया है। जब मैं किसी भी चीज को बम्बार्ड करता हूं, दैट मीन्स मैं अपनी जो एनर्जी दे रहा हूं बम्बार्ड करने के लिए, वो उस गैसियस हाइड्रोजन में, जिसको हम बम्बार्ड कर रहे हैं, वो एनर्जी पूरी एब्जॉर्ब कर लेगा। तो हाइड्रोजन जो था मेरे पास, ये हाइड्रोजन था गैसियस स्टेट में, मैंने बम्बार्ड किया 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। अब ये पूरी एनर्जी उस हाइड्रोजन एटम को मिल जाएगी। जो हाइड्रोजन एटम हमने बम्बार्ड किया, ये पूरी एनर्जी उसको मिल जाएगी। अब वो पूछ रहा है, जब उसको एनर्जी मिलेगी तो किस एनर्जी लेवल तक उस एटम को लेवल इंक्रीज होगा, द एनर्जी लेवल अप टू विच द हाइड्रोजन एटम वुड बी एक्साइटेड। ऑफ कोर्स, जब आप हाइड्रोजन गैसियस एटम को बम्बार्ड करेंगे तो एनर्जी आपने ट्रांसफर कर दी। वो एनर्जी का क्या करेगा, अपने एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हाई लेवल पे पहुंचाएगा, 1 2 3 4। तो वो किस लेवल तक पहुंचेगा, वो वहां उस लेवल तक पहुंचेगा जब तक उसकी एनर्जी फिनिश नहीं हो जाती। एनर्जी को हम करेंसी बोलते हैं। जब तक उसके पास करेंसी है, पैसा है, तब तक वो घूम लेगा। जैसे ही पैसा खत्म हो जाएगा वो वहां रुक जाएगा। तो इसके लिए हम डायरेक्टली फिर फॉर्मूला लगाते हैं। यहां पर आपको फिर एक फॉर्मूला मिला, तो आप देख सकते हैं फॉर्मूला कितने इंपॉर्टेंट हैं। 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है एनर्जी का, व्हेन एनर्जी गिवन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन होती है तो n1 n2 इनिशियल और फाइनल लेवल ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हमें कुछ नहीं करना है। आपने कितनी एनर्जी दी, 12.5। अब आपको n1, अभी तो जब हाइड्रोजन गैसियस एटम पे बम्बार्ड नहीं हुआ था तो वो एटम में इलेक्ट्रॉन तो ग्राउंड स्टेट पे ही रहा होगा। तो n1 की जगह 1 लेंगे और n2 की जगह n रख देते हैं। अब सिंपली आपको इसके कैलकुलेशन करने हैं। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 12.5 अपॉन 13.6 इक्वल टू 1 माइनस 1/n स्क्वायर। तो 1/n स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 12.5 अपॉन 13.6। यहाँ से मैं जब कैलकुलेट करूँगा तो 1/n1 स्क्वायर क्या आ जाएगा, 13.6 माइनस दिस, तो ये आ जाएगा आपका 0.9। 13.6 सॉरी 1.1, ये आ जाएगा आपका 1.1। तो n स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/1.1। फिर आपको इसका स्क्वायर रूट लेके, यहां पर मैं कैलकुलेशन आपके लिए क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि अगर आपके पास कैलसी अलाउड नहीं होता है, जैसे कि एग्जाम में नहीं है, तो उस केसेस में हम अपने कैलकुलेशन को हाथ से कैसे सिंप्लीफाइड करें। अब मुझे 1/1.1 भी कैलकुलेट करना है और उसका स्क्वायर रूट भी कैलकुलेट करना है। तो यहां पर जो मेरी हेल्प करेगा वो है ऑप्शंस जो दिए गए हैं। अब ये क्या हो जाएगा, 10/11। 10/11 का स्क्वायर रूट मुझे चाहिए। 10/11 का स्क्वायर रूट में अगर मैं देखूंगा तो अंडर रूट में 0.100 हो गया, 9 जा, फिर 10 बचा, 9 जा। 0.99 का स्क्वायर रूट आ रहा है मेरे पास, 0.99 का स्क्वायर रूट आ रहा है। तो इस स्क्वायर रूट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये आप मुझे जरूर बताइए। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि विदाउट कैल्सी 0.99 का हम अप्रोक्सीमेशन से कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं अपने। ये मैं बीच बीच में आपको जो कैलकुलेशन बता रहा हूं वो इसलिए है कि आपको वहां पे कैलकुलेशन जो आएंगी वो काफी टीडियस भी आ जाती हैं कई बार, और उस टीडियस आने से आप कई बार ऑप्शन से बहुत हेल्प मिलती है। ऑप्शन से आप गैस कर सकते हैं कि इसका स्क्वायर रूट किसके बीच में आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप उस पर टिक कर सकते हैं।
अब इसका जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है ये है डायोड सेक्शन से। हमें सर्किट दिया हुआ है, सर्किट में दो बैटरी लगाई हुई है डीसी वोल्ट की, 9 वोल्ट और 10 वोल्ट की दो डीसी बैटरी हैं, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और यहां पर हमने डायोड लगाया हुआ है। डायोड की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, डायोड में अगर करंट फॉरवर्ड बायस में होता है तो करंट फ्लो करता है, रिवर्स बायस में करंट जीरो होती है। रिवर्स बायस में करंट कब होती है? जब बैटरी यहां से करंट सप्लाई करे तो ये होता है रिवर्स बायस्ड, और जब यहां से सप्लाई करे करंट तो ये होता है फॉरवर्ड बायस। तो रिवर्स बायस में जो करंट होती है वो जीरो होती है, और ये न्यूमेरिकल उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। अब आप इस न्यूमेरिकल में अगर सिंपल सा किरचॉफ लॉ लगाएं, किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो नेट वोल्टेज जो मिल रहा है, क्योंकि दोनों की जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है वो सेम है, तो इन दोनों बैटरीज का जो नेट वोल्टेज मिल रहा है वो मिल रहा है मुझे 10 माइनस, जो नेट वोल्टेज मिला वो 10 वोल्ट माइनस 9 यानी 1 वोल्ट मिल रहा है। लेकिन इस 1 वोल्ट की डायरेक्शन है इस तरफ से, 10 वोल्ट की बैटरी ज्यादा बड़ी है तो वो 1 वोल्ट यहां से निकलेगा। जब यहां से निकलेगा तो डायोड आ गई आपकी रिवर्स बायस में, और जैसे ही वो रिवर्स बायस में आती है तो करंट कितना हो जाएगा? 0 एम्पियर, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ये उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था। तो देखिए एक ऐसा दिखने वाला, टफ दिखने वाला न्यूमेरिकल भी कितना इजी होता है। ये आपके बेसिक फंडामेंटल्स पर डिपेंड करता है। इसमें आपने क्या यूज किया? कुछ भी यूज नहीं किया, पेन भी नहीं चलाना पड़ा अपने को। हमें बस ये पता होना चाहिए था कि ये डायोड है रिवर्स बायस में कि फॉरवर्ड बायस में। उसके लिए मैंने सिंपली दो ही बैटरी लगी थी, दोनों को सिंप्लीफाई करके मैंने उसका रिजल्टेंट निकाल लिया। ठीक है, चलिए अब चलते हैं इसके लास्ट न्यूमेरिकल पे, सेक्शन के 5th न्यूमेरिकल पर। मैं हर सेक्शन में काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपको कराते जाऊंगा जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट भी ब्रशअप हो जाए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है ये हमारी प्रिपरेशन को फाइनलाइज करने का। फाइनली हमारी प्रिपरेशन को धार लगाने का जो टाइम चल रहा है वो यही टाइम है। तो इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है आप अपने फोकस करें, किस चीज को रिवाइज करना है, कैसे रिवाइज करना है, कैसे हम उसको रिटेन कर सकते हैं बहुत लॉन्गर पीरियड के लिए। फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक बार आपने उसको सीखा हुआ है तो उसको बार बार जब न्यूमेरिकल में यूटिलाइज होता है, जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो वो आपके मन में छप जाते हैं। दैट्स वाई जो इंटेलिजेंट पीपल हैं उन्होंने हमेशा एक फंडा दिया हुआ है कि प्रैक्टिस मेक्स मोर परफेक्ट, क्योंकि प्रैक्टिस के समय आपके दिमाग में वो सारी चीजें कैचअप हो रही होती हैं। प्रैक्टिस से एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट याद आती है, जब आप मेरे साथ ये न्यूमेरिकल देख रहे हैं वीडियो, तो साथ में साइमल्टेनियसली आप भी कॉपी पेन लेके करते जाएं। अगर आपको लगता है कि सर का सॉल्यूशन देखने से पहले ये सॉल्यूशन मुझे करना चाहिए, तो आप वीडियो को तुरंत पॉज करें और अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करें, और फिर उसको देखें कि सर ने किस टाइप से किया और आपने किस टाइप से, कौन से मेथड में कम टाइम लगा, बिकॉज वी हैव टू क्रैक द न्यूमेरिकल इन मिनिमम टाइम बट सक्सेसफुली। चलिए लास्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस का न्यूमेरिकल है, काफी आते हैं इसके न्यूमेरिकल। मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंटली हर चैप्टर से न्यूमेरिकल निकाल रहा हूं और हर चैप्टर के कोर कॉन्सेप्ट को आपको रिवाइज कराने की कोशिश कर रहा हूं। फ्रॉम द डायमेंशनल एनालिसिस, रिडबर्ग कांस्टेंट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मास एंड प्लैंक्स कांस्टेंट। जो रिडबर्ग कांस्टेंट है उसको मैं किस किस में शो करने की कोशिश कर रहा हूं? इलेक्ट्रिक चार्ज, मास एंड प्लैंक्स कांस्टेंट के रूप में शो करने की कोशिश कर रहा हूं। तो देन मुझे उसका फॉर्मूला क्या आएगा? दिस इज कॉल्ड द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, जो कि हम पढ़ते हैं होमोजेनिटी प्रिंसिपल में, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाने से पहले, जैसे हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कैसे लगाएंगे कि इफ इट डिपेंड ऑन ई एम एंड एच, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले लेते हैं हम ई एम एच के, इसकी पावर ए, इसकी पावर बी, इसकी पावर सी। हमें नहीं पता है फॉर्मूला, तो हमने जनरली यही मेथड है कि उसको आप डायरेक्टली उसके प्रोपोर्शनल ले लीजिए कुछ पावर्स के साथ, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, इक्वल टू साइन आ जाएगा एक कांस्टेंट। कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है तो उसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मुझे एबीसी कैलकुलेट करना है। अब इस न्यूमेरिकल का सार छुपा है कि या तो आपको रटे हुए होंगे
इनके डायमेंशंस अगर नहीं रटे हुए होंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली बहुत अच्छे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो हर चीज़ रट नहीं सकते। इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, फॉर्मूलाज हैं, एक एक डायमेंशन रटना तो बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन वो स्टाइल रखते हैं अपने पास कि मैं इमीडिएटली ज़रूरत पड़ेगी तो उसके डायमेंशन को कैलकुलेट कर लूँगा। कैसे करेंगे? ई इलेक्ट्रिक चार्ज का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। शायद इसी वजह से इन्होंने इसका यूनिट 1 यूनिट दिया हुआ है। यहां से आपको हिंट भी मिल रही है। तो यहां से फोर्स के डायमेंशन मुझे पता होते हैं, एम एल टी फोर्स यानी वेलोसिटी एल टी माइनस 1 इंटू एम इंटू एक्सलेरेशन, एम एल टी माइनस 2 इक्वल टू ई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर यानी एल स्क्वायर। तो यहां से मैं ई के डायमेंशन फाइंड कर लूंगा। अब मुझे चाहिए मास का डायमेंशन, वो तो मैं जानता ही हूं कैपिटल एम है। अब मुझे एच का बेसिक फॉर्मूला याद करना है। प्लैंक्स कांस्टेंट ने, जो प्लैंक्स ने बेसिक फॉर्मूला दिया था वो होता है ई इक्वल टू एच म्यू। म्यू का डायमेंशन मुझे पता है, एनर्जी का मुझे पता है, तो एच के डायमेंशन में कैसे निकाल लूंगा? ई अपॉन वी से। और म्यू का डायमेंशन क्या होता है? टी माइनस 1। और एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? एम एल टू टी माइनस 2। इसमें फोर्स में सिर्फ हमें डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करना होता है। उसके बाद जैसे ही आप ये यहां रखेंगे, ए बी सी की वैल्यू आएगी बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स एंड देन यू विल गेट योर आंसर। और उसमें ए बी सी की वैल्यू पुट करके आप उसका फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे। तो ये थे आपके डिफरेंट चैप्टर ऑफ फिजिक्स से बेसिक न्यूमेरिकल, जो आपके फंडामेंटल्स को और आपके फॉर्मुलों पे बेस्ड थे। ठीक है, इसी तरह के पूरी प्रिपरेशन और पूरे रिवीजन के फिजिक्स और मैथमेटिक्स ऑफ जी मेन एंड नीट के लिए आप कंटिन्यूअसली मेरे साथ जुड़े रहें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। जैसे ही मैं कुछ डालूंगा तो आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। अगर आपको लगता है कि आपके कुछ न्यूमेरिकल टफ हैं तो आप मुझे कमेंट में बताइए, या आपको लगता है कि मेरे वीडियो में मुझे और एनहेंस करने के लिए जो आपको समझ में आए आपके नज़रिए से, आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं। अच्छे कमेंट को मैं हमेशा वेलकम करता हूं और उस इनपुट को मैं अपने स्टाइल ऑफ सॉल्विंग में लेके आता हूं, क्योंकि अल्टीमेटली यहां पर आपको समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, थैंक यू, पढ़ते रहिए।